अब तक इस देश की किताबों में अकबर बाबर को महान दिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। हमारे देश का जो असल इतिहास था वो कहीं ना कहीं इस मुगलों के टाइम पीरियड से दबा दिया गया। यही इतिहास इस देश का बना दिया गया। लेकिन अब एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में कुछ बदलाव किए हैं। एनसीईआरटी ने कहा है कि इन्होंने जो अच्छे काम किए हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे, साथ ही इन्होंने जो क्रूरता इस देश में दिखाई है वो भी पढ़ाई जाएगी। अकबर सिर्फ महान ही नहीं बताया जाएगा, अब यह भी बताया जाएगा कि महिलाओं को जजिया टैक्स भी इस देश में देना पड़ता था। इसे लेकर देश में विवाद है। राजनीतिक जो पार्टियां हैं विपक्षी, वो सरकार को इस पर घेर रही हैं, एनसीईआरटी को इस पर घेर रही हैं और कह रही हैं कि इस तरीके के फैसले गलत हैं। क्या यह फैसला गलत है एनसीईआरटी का, सरकार का? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। इतिहास तो इतिहास होता है और मतलब न्यूट्रल तरीके से अगर इतिहास लिखा जाए तो वही मेरे हिसाब से तो सही रहता है, अच्छा भी बुरा भी। आप अच्छा तो पढ़ा रहे हैं, बुरा जो था वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? वो अब अगर पढ़ाया जाएगा तो उसमें समस्या क्या है? नहीं, क्लास 7 और क्लास 8 के जो एनसीईआरटी बुक जो है उसमें जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें चैप्टर्स में मॉडिफिकेशन किए गए हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत के साथ साथ अब विजयनगर एम्पायर भी और सिख रेजिस्टेंस जो हुआ राणा रंजीत सिंह का, महाराजा रंजीत सिंह का, वो भी पढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ अपडेट किया गया है। दूसरी बात ये बताया जाएगा कि ठीक है, मैं एक एक करके बताता हूं जिसके बारे में विवाद पैदा किया जा रहा है या है। सबसे पहले आप ले लीजिए बाबर के बारे में जी। तो बाबर के बारे में ये तो सही बताया जाए, उसमें लिखा हुआ है और मैं कोट कर रहा हूं कि वो बाबर जो था वो फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी था। वो सेंट्रल एशिया से आया हमारे सब कॉन्टिनेंट में और यहां के पॉलिटिकल मैप को उसने बदल दिया। उसने एक टेक्स्ट बुक में उनके महत्वपूर्ण जो विजय हैं बाबर के की विक्ट्रीज बताया गया है और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताया गया है। और फिर यह तारीफ की गई है कि कैसे उसने तोपखाना का आविष्कार किया अपनी सेना में, इसकी वजह से उसकी जीत हुई। और उसके स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन की भी तारीफ की गई है। लेकिन साथ ही यह भी बताया कि उसके जो भी कैंपेन थे वो सिर्फ मिलिट्री नहीं थे, बल्कि उसकी सेनाएं बड़े पैमाने पर मंदिरों को भी तोड़ती थी और वो रिलीजियस मोटिवेटेड कैंपेन भी थे। ये ऐड किया गया है। और फिर वो बताया गया कि कहां कहां कौन से महत्वपूर्ण मंदिर उसने तोड़े हैं। ठीक है ये। उसी तरह अकबर के बारे में बताया गया कि कैसे वो 13 साल की उम्र में बादशाह बना हुमायूं के निधन के बाद। फिर यह बताया गया कि उसने सारे धर्मों के लोगों को एकोमोडेट किया और वो टॉलरेंट था। और उसने सब बताया कि उसने राजपूतों को अपने दरबार में कैसे प्रमोशन देके अच्छे अच्छे पद दिए। लेकिन साथ ही अकबर के बारे में यह भी पढ़ाया गया कि जब चित्तौड़गढ़ 1568 में जब चित्तौड़गढ़ के किले पर हमला किया गया तो हजारों महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई उसकी सेना के द्वारा। रानियों ने जौहर किया वहां पे अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो यह भी पढ़ाया जा रहा है अकबर के शासनकाल के दौरान ही ये सब कुछ हुआ था। उसी तरह जो तीसरे राजा है जैसे औरंगजेब, तो औरंगजेब के बारे में बताया गया कैसे उसने दारा शिकोह को मारा और कैसे उसने वो शाहजहां को जो ताजमहल बनवाया था उनको इंप्रिजन किया, जेल में डाला। ये सारी बातें बताई गई। लेकिन यह भी बताया गया है कि औरंगजेब ही था जो कि जजिया टैक्स लेकर आया हिंदुओं से। जो भी गैर मजहबी लोग थे, जो कि गैर इस्लामिक लोग थे, उनसे जजिया टैक्स लिया जाता था। और उसने बताया गया है कि उसमें कि कैसे उसने अपने दरबार में डांस को, म्यूजिक को बैन किया। यह भी पढ़ाया गया कि किन हालातों में दारा शिकोह की उसने हत्या की। और यह बताया गया कि सिखों को, सूफी को, जैन को और पारसी को किस तरह उसने हत्या करवाई सबकी। ये सारी बातें बताई गई, मतलब तारीफ और कमियां दोनों बताई गई। तो इसमें दिक्कत कहां है? ये दिक्कत यह है कि जो एनसीईआरटी बुक में आज तक सिर्फ यही बताया जाता कि अकबर सिर्फ महान था, उसमें कमी नहीं थी। अब यह है कि हम हिस्ट्री के सिर्फ युद्ध काल को, डार्कर साइड्स को न पढ़ेंगे, अच्छा या बुराई दोनों पढ़ेंगे। और फिर स्टूडेंट्स से एनालाइज करने के लिए कहा जाए कि आपकी नजर में बताइए कि ये अच्छा है या बुरा है। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं
और मैं अभिषेक पुंडीर का इतिहास पढ़ा रहा हूं, तो मैं सिर्फ अगर अभिषेक पुंडीर की तारीफ करूं और तारीफ के में 200 शब्द लिखे, ये स्टूडेंट से कहूं, और मैं उसकी अच्छाई या बुराई दोनों बताऊं और ये कह दूं कि छात्रों के ऊपर यह निर्भर करता है कि आप अच्छाई बुराई दोनों का वर्णन करते हुए आप अपना कंक्लूजन बताइए, आप अपना एनालिसिस बताइए कि वो कैसा था। यह परिवर्तन हुआ है और इसी बात को लेकर विवाद है कि ये तो मुगलों के पीछे पड़े हुए हैं, आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर लीजिए। अब जो है वो है, मैं साफ साफ जो बोल रहा हूं। क्यों नहीं दिया कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, संभाजी राजे, ये इतने बड़े बड़े योद्धा इस देश में हुए हैं, उनके इतिहास को बहुत डीपली जाकर इस देश को पढ़ाया जाए, क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात पता है, इस देश में दक्षिण के साम्राज्यों के बारे में कम जानकारी दी गई है एनसीईआरटी की किताबों में, और हम दिल्ली सल्तनत, यूपी, बिहार, यही सब के आसपास रह गए हैं। नहीं, वही तो सवाल है उधर इस देश का जो असली इतिहास है वो पढ़ाइए ना। नहीं, इसलिए तो आक्रांता थे, लुटेरे थे, व्यभिचारी थे, बलात्कारी थे, इससे ज्यादा कुछ थे नहीं थे, मेरी नजर में तो नहीं थे। नहीं, किसी के नजर में रहना या न रहना, हमें सिर्फ फैक्ट्स रखना है। ये फैक्ट्स ये है कि बाबर आया और पानीपत की पहली लड़ाई जीती। हाँ। फैक्ट्स ये है कि उसकी सेनाओं ने बहुत अच्छे युद्ध कौशल का परिचय देते हुए यहां पे मुगल साम्राज्य की स्थापना की। फैक्ट्स ये है कि उसकी सेनाओं ने इस बीच कई मंदिर भी तोड़े, जिसमें वो उसका जो मीर बाकर जो था, वो अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद जिसने बनाया था, और इस तरह बहुत सारे थे। तो दोनों चीज पढ़ाएंगे, अच्छा ही बुरा। कोई भी राजा सिर्फ अच्छा तो होता नहीं। उसी तरह सारे के बारे में ऐसा नहीं है कि हर राजा पे, देखिए अगर पृथ्वीराज चौहान बहादुर थे तो हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के प्यार में पड़कर वो अपने असली मकसद से को भूल गए थे, डेविएट कर गए थे। तब हम एनालाइज कर सकेंगे ना कि वो अच्छे थे, बुरे थे, क्या थे। हम दोनों बताएंगे और स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आप बताइए कि आपकी नजर में ये कैसे थे। अगर आप एक ही पहलू बताएंगे फिर स्टूडेंट्स या फिर देश कैसे तय कर पाएगा? आज तक तो यही हो रहा था ना, या आज तक तो यही हो रहा था कि अकबर द ग्रेट और अशोका द ग्रेट। लेकिन क्या छात्रों को यह भी पढ़ाया जाना चाहिए कि अशोका कलिंग युद्ध से पहले तक चंड अशोक के नाम से विख्यात था। चंड मतलब चंडाल होता है, और उसने हजारों लोगों को मरवाया साम्राज्य विस्तार के चक्कर में, तो यह भी तो पढ़ाइए। अगर आप पढ़ाते हैं कि उसने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म का प्रसार किया, वो महान था वगैरह, लेकिन उसमें कमियां भी तो थी। चाहे किसी भी डायनेस्टी के बारे में कह रहा हूं, बिल्कुल। तो अच्छाई बुराई दोनों, प्लस माइनस दोनों पढ़ा के, और आप छात्रों को बता दीजिए कि आपकी नजर में कौन सा राजा सबसे महान था। एक गोल्डन पीरियड कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी को, जब धन्य धान से भरपूर सब कुछ था, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कम पढ़ाया जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बहुत सारे छात्रों को उतनी जानकारी नहीं है, जबकि वो बहुत बड़े राजा थे। तो हमारी जो हिस्ट्री है ना, थोड़ी सी वन साइडेड है। हमने ऐसा नहीं किया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को या इसको दूसरा बुरा बताया, लेकिन पढ़ाया ही नहीं, गौण कर दिया मेडिवियल हिस्ट्री के नाम पे। हां, तो अब जो है ना कि अब तो अगर मुगल अंपायर पढ़ाना है, दिल्ली सल्तनत, तो विजयनगर अंपायर भी पढ़ाना पड़ेगा आपको। आपको कलिंग राज्य के बारे में कितना पता है? जैसे कि अशोका महान था, और ठीक है उसने कलिंग पर आक्रमण किया और बहुत सारे लोगों को मारा, और फिर भी वहां की रानियां आके युद्ध भूमि में उतर गई, तब इसे लगा कि मैं औरतों पे हथियार न उठा। लेकिन क्या कलिंग साम्राज्य के बारे में कुछ पता है कि जगन्नाथ मंदिर की कैसे स्थापना की? आज तक उसमें चारों तरफ जब भी सूर्य का कोई परछाई नहीं पड़ती, समंदर के उल्टे दिशा में उसका पताका क्यों लहराता है, कहां से खजाना आया, कैसे बचा, ये सब क्यों नहीं बताया? सिर्फ कलिंग का यही महत्व है कि अशोक ने उस पर आक्रमण किया, और कोई महत्व नहीं है कलिंग साम्राज्य का। अच्छा, हमने नॉर्थ ईस्ट के एम्पायर के बारे में एक शब्द भी पढ़ाया अपने इतिहास में, द ग्रेट नागाज के बारे में। क्यों? वो बहादुर नहीं है? बिल्कुल, तो वीरों की भूमि नहीं। क्या आपको पता है कि आज मणिपुर के बारे में, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा वो मणिपुर की थी? क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वो कल्चरल एसोसिएशन हो जाता है, फिर दोनों भाई भाई एक दूसरे को समझ लेंगे, इसलिए नहीं बताएंगे हम हमेशा यही बताएंगे कि वहां सिर्फ मिशनरी है
और वो लोग भारत को पसंद नहीं करते हैं और बस यही सब से बताएंगे, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल, वी आर कल्चरली वन नेशन। ठीक है सर। और इतिहास में हम एक दूसरे के भाई बंधु की तरह रहते आए, ये भी तो बताएंगे। या सिर्फ ये बताएंगे कि वहां से आके सेंट्रल एशिया में आया और उसके पहले हमारे पास हमें खाने का शऊर भी नहीं था और बिरयानी उन्होंने बनाना सिखाया, यही पढ़ा रहे हैं ना हम। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है कि उन्होंने बहुत बड़े आर्किटेक्चर बनाए हैं, लाल किला, ताजमहल बना और बहुत अच्छा खाने को हमें सिखा के गए। उससे पहले भारत के लोगों को खाने नहीं आता था। और खाना क्या सिखाया उन्होंने हमारे देश को बिरयानी दी। अच्छा बताइए, अरब में चावल होता था? पानी तो होता था। अरब में मसाले होते थे? बिरयानी का जब इंग्रेडिएंट्स होता ही नहीं था तो सिर्फ मांस कैसे था? और उन्होंने यहां के सीखा भाई। मसाले डाले उसमें, अच्छा चावल डाला, तब बोटियां डाली, तब बिरयानी बना। और वो सिखा रहे थे हमें। और हमारे यहां 56 भोग की परंपरा भगवान श्री कृष्ण के जमाने से थी, वो कुछ भी नहीं थी, वो बेकार थी, हमें खाना नहीं आता था। ये लोग इतने फ्रॉड थे, इतने फ्रॉड हैं। और हमें सिर्फ हीन भावना भरने के लिए हमें उस तरह का इतिहास पढ़ाया कि तुम तो कुछ थे ही नहीं, अंग्रेजों के आने के पहले तुम तो गंवार थे और मुगलों के आने के पहले तुम्हें खाने का शऊर भी नहीं था। और हमारे यहां नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, दुनिया के सारे बड़ी यूनिवर्सिटी यहां थे और हमें कुछ शऊर नहीं था। और वो रेगिस्तान में ऊंट मार मार के खाते थे तो उन्हीं को सारा शऊर था। ये यहां के लोगों को हीन भावना भरने के लिए बताया गया है कि तुम तो हिंदुस्तानी बैकवर्ड थे, तुम तो सपेरों के देश थे, तुम्हें कुछ पता नहीं था। वो तो अंग्रेज आए कि रेलवे दिया, अंग्रेज आए तो मॉडर्न तुम्हें सिखाया, नहीं तो तुम तो अंग्रेजी शिक्षा नहीं होती तो तुम तो मर जाते ऐसे ही। और उनको पता नहीं कि एक वेद के एक सूत्र का सिर्फ रिसर्च किया मैक्स मुलर ने और पूरे यूरोप का विद्वान बन के वो घूम रहा है, और हम 4 वेद लेके बस खाली माथे पे रख के घूम रहे हैं। इतना इस देश के साथ धोखा किया है इन लोगों ने, इतना इस देश के साथ धोखा किया है। अरे हमारे यहां 4 वेद थे, सामवेद, संगीत, आयुर्वेद। आयुर्वेद तो जान ही रहे हैं, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। हमारे यहां सुश्रुत ऑपरेशन करके चले गए और बाद में पता चला कि अरे अंग्रेज डॉक्टर नहीं आते, तुम तो भूखे मर रहे थे, कोई इलाज ही नहीं था यहां पे। इतना यहां के लोगों के मन में जानबूझ के, अगर बताइए हीन भावना पहले तो नहीं भरेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मुगल और अंग्रेज महान थे? नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए ना कि तुम तो कुछ नहीं थे जी। वो अगर नहीं आते ना तो बस तुम तो बस जंगल में घूम रहे थे, सिर्फ नोमैडिक लाइफ जी रहे थे। और हमने ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे विकसित कर ली, उतना बड़ा शहर। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा और लीथल सब ऐसे ही हम थे और बेवकूफ थे। तो ये देखिए, मैं क्या बताऊं, अब एक एक करके अगर वर्णन करने लगूं ना इन फ्रॉडियों का, तो इनको तो चौराहे पे जूता मारना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें इतिहासकार का दर्जा देके आज भी बैठाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जब इसको दोबारा से इतिहास को सही तरीके से सही करने की बात चल रही है तो वाकई में ये इतिहास सही होना चाहिए, न्यूट्रल चीजें पढ़ाई जानी चाहिए। अगर किसी की खासियत आप पढ़ा रहे हैं तो किसी की कमी भी आपको पढ़ानी चाहिए। और ये इतिहास अब शायद मतलब जिस तरीके से दबाया जा रहा है, अब ये इतिहास ना दबाया जाए। पंकज जी बहुत अच्छा, मैं एक बात बताता हूं अभिषेक, लास्ट बात। जी जी। अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में अपने देश के बच्चे कितना जानते हैं? बहुत कम जानते होंगे सर। कि अफगानिस्तान तक उनका राज था और इतने बहादुर, लेकिन उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ा है? वो सूट नहीं करता ना सेलेक्टिव राजनीति को उनकी। एग्जैक्टली। ये इरफान हबीब और रोमिला थापर, ये सब जो लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट थे ना, उन्होंने वही लिखा जो इनको पसंद था और इसी को भारत का इतिहास बता दिया। रात में दारू पी के लिखते थे इतिहास जेएनयू की सड़कों पे बैठ के, और हमें बताते थे कि आप कुछ हो नहीं। घिन आते हैं इन लोगों से असली बात पता चलने पर। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में न्यूट्रल इतिहास इस देश को पढ़ाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।